अभी अभी आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश, दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर रही है। और उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है कि ये कोड रेड है फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि अगर हमने अपनी जो काम करने के तरीके हैं, तौर तरीके, अगर उनको नहीं बदला तो शायद ये हमारे देश और दुनिया के लिए एक एपोक्लिप्टिक सिचुएशन हो सकती है। उस सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया के बारे में भी ऑब्जर्वेशन की है। तो आज देखेंगे कि उस सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या ऑब्जर्व किया है और हमें क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज जैसी कैटास्ट्रफी से। सेकेंड न्यूज़ आइटम आज कवर करेंगे, ये है हमारे देश में 4 और ऐसी रीजन्स, ऐसे एरियाज़ को रामसर साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वेटलैंड्स के क्या बेनिफिट्स हैं और इसको क्या थ्रेट्स हैं और ये 4 रामसर साइट्स कहाँ पे है, ये देखेंगे। थर्ड न्यूज़ आइटम कवर करेंगे अफगानिस्तान से। ये थोड़ी डिफरेंट न्यूज़ आइटम है। जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान में और बहुत कुछ चल रहा है। तालिबान ने कल काबुल कैप्चर कर लिया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़ के चले गए। और कल बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमें ऐसे वीडियोस देखने को मिले जहाँ पे लोग प्लेन चढ़ रहे हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट लॉ एंड ऑर्डर इशू वहाँ पे एक जो है एमर्ज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा तालिबान वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के भी खिलाफ है और वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट एक मेथड है, कैरेज मेथड, उसके खिलाफ भी तालिबान जो है अपना वो कर रहा है। तो अगर वो एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ख़त्म कर देता है तालिबान, तो वहाँ पे वाटर क्राइसिस आने के भी चांसेस हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस में है। फॉर लास्ट हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जो हमारा रेड फोर्ट था वहाँ से 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को जब वो कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। तो नए नए मास्टर प्लान इशू करते रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो देखते हैं इसमें क्या उन्होंने नया लेके आए हैं या वही पुरानी बात है जो करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि आईपीसीसी की ये रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट में कुछ इंडिया के लिए भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है। इंडिया के लिए ऑब्जर्व करने का मतलब है कि हमारे देश के ऊपर क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम थोड़ा सा आईपीसीसी की इस रिपोर्ट की जनरल सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आप अपने आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम है एंटोनी गुटेरेस। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये आईपीसीसी की रिपोर्ट एक कोड रेड है फॉर ह्यूमैनिटी। यानी कि कोड रेड मतलब खतरे की घंटी है सर। और अगर हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने डेथ सेंटेंस नहीं दी कोल और फॉसिल फ्यूल्स को, जो मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं इस पूरे प्रॉब्लम को कॉज करने के लिए, तो उससे होगा क्या, प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ ऑब्जर्व की है इन्होंने। जैसे ऑब्जर्वेशन देखिए आप, अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें, ये 2 डायग्राम्स आपको दे रखे हैं। पहला डायग्राम है ग्लोबल टेम्परेचर्स के बारे में और दूसरा डायग्राम है ग्लोबल मीन सी लेवल के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि अगर एमिशंस का लेवल वेरी लो रहता है, मीडियम रहता है या हाई रहता है आने वाले समय में, तो एमिशंस अगर वेरी लो, मीडियम और वेरी हाई, यानी कि अगर हम एमिशंस बढ़ा देंगे तो वेरी हाई, अगर कंट्रोल थोड़ा कर लेंगे तो मीडियम, और अगर बहुत कंट्रोल कर लेंगे तो वेरी लो एमिशंस। तो तीनों सर्कमस्टांसेस के अंदर, तीनों सिचुएशंस के अंदर हमारे दुनिया में क्या होगा जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर वेरी लो है, अगर वेरी लो है तो टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस या 1.6 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा, मतलब टेम्परेचर ने तो राइज करना ही है। लेकिन अगर वेरी हाई हो जाता है तो 2081 और 2100 के तक टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकते हैं। ये एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का। और अगर 4.4 डिग्री से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया ना, तो एपोक्लिप्टिक सिचुएशंस आ सकती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ के अंदर हमारी मदर अर्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्लोबल मीन सी लेवल की अगर बात करें, तो अगर देखिए, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ ग्लोबल एमिशंस रहे तो 2041 और 60 के बीच में 1.3 सेंटीमीटर राइज ऑफ मीन सी लेवल होगा। तो ये बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा इन्होंने बोला है कि कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट्स जो हैं वो कैसे बढ़ती जा रही हैं। अगर वेरी हाई कंडीशंस रही तो पार्ट्स पर मिलियन में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन काफ़ी डेंजरस होती जा रही है और आईपीसीसी की रिपोर्ट इसको पब्लिश करती है। इंडिया के लिए क्या है, तो हमारे देश
को कैसे इफेक्ट करेगा, ये भी आईपीसीसी की रिपोर्ट में इसके बारे में मेंशन किया है। इन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं वो साउथ एशिया के अंदर देखने को मिल सकती हैं, और साउथ एशिया में ही हमारा देश भारत भी है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि हमारे देश के अंदर हीट वेव्स जो हैं, आपको जैसे पता है कि गर्मी जब होती है तो उस टाइम कई बारी बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, उससे हीट वेव्स शुरू हो जाती हैं। और हीट वेव्स से होता क्या है कि डिहाइड्रेशन और ऐसी चीज़ों के साथ की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। तो हीट वेव्स बढ़ जाएंगी और बढ़नी जाएंगी, इंटेंस हो जाएंगी। तो हीट वेव्स इंटेंस हो जाएंगी अगर हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये हाईलाइट करते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारे देश में मॉनसून आता है, समर मॉनसून, और हमारे देश में जो मॉनसून प्रेसिपिटेशन होती है, वो प्रेसिपिटेशन के बीच के अंदर भी सर्ज देखने को मिल सकता है, यानी कि वो प्रेसिपिटेशन बढ़ सकती है। प्रेसिपिटेशन बढ़ने के अलावा ये भी हो सकता है कि वो प्रेसिपिटेशन फ्रीक्वेंट हो जाए, इरेटिक हो जाए, मतलब कभी आ रही है कभी जा रही है, मतलब उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा इनसेसेंट, मतलब एक बारी बारिश होती रही तो कितने कितने दिन बारिश होती रहेगी। तो आपको पता है कि ऐसी कंडीशंस जो आज भी हमारे देश में इस साल भी मॉनसून में देखने को मिला है, ऐसी कंडीशंस फ्लड कॉज करती हैं और काफ़ी लोगों की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, अदर प्रैक्टिसेस को बहुत हैम्पर करती हैं, हमारे इकोनॉमी को काफ़ी डैमेज करेंगी और लोगों की लाइफ और डेथ का ये बहुत बड़ा एक मामला बन जाएगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम देखें तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे देश में वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं, मतलब वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये और इंटेंसिफाई और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। अब इसमें होगा क्या कि जो डिप्रेशंस हैं वो डीप डिप्रेशंस बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि साइक्लोन्स विल टर्न इनटू सुपर साइक्लोन्स, और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि कितना डिजास्टर जो है वो हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा उन्होंने हाईलाइट किया है। इसके बाद आप अगर देखें ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ द सी लेवल राइज हमारे देश में 6 ऐसी कोस्टल सिटीज़ हैं जिसमें ऑलमोस्ट 28.6 मिलियन लोग आज रह रहे हैं, और ये 6 कोस्टल सिटीज़ के काफ़ी हिस्से अंडर वाटर चले जाएंगे। अगर आप ये पर्टिकुलर मैप देख रहे हो तो आप, ये मैप है मुंबई का, अगर आप देखो तो ये है मुंबई का मैप, और आप एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे ये रेड पोर्शन जो है, ये रेड पोर्शन सी के अंडर सी चला जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया। तो ये बढ़ता जा रहा है, देखिए ये बढ़ गया, देखिए ये बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा तो काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पे सफ़र करेगी। मुंबई के अलावा उन्होंने ये भी बोला कि चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापट्टनम, ये ऐसी 6 सिटीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कशन की है। तो मुंबई हो गया, सूरत हो गया हमारे देश में, विशाखापट्टनम हो गया, कोची हो गया, कोलकाता हो गया और मद्रास हो गया। ये ऐसी सिटीज़ हैं जो हमारे देश में इतनी अर्बनाइज सिटीज़ हैं, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन रहती है, ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं। ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस रिपोर्ट के अंदर इसको मेंशन किया है। और लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि जो थर्ड पोल है, हमारे अर्थ का थर्ड पोल विच मीन्स हिमालयाज़ है, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स के सोर्स हैं, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जो रिवर्स हैं उन सबके सोर्स हैं, ये ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। और मेल्टिंग के साथ साथ ये हो क्या रहा है कि जो स्नो एलिवेशंस है, स्नो एलिवेशंस का मतलब है कि स्नो लाइन कहाँ से शुरू होती है। तो अगर स्नो लाइन यहाँ से शुरू होती है तो इसको बोलेंगे यहाँ से स्नो, ये स्नो लाइन है, तो स्नो लाइन भी ऊपर शिफ्ट हो रही है। कहने का मतलब है स्नो लाइन अब ऊपर चली गई है। वाई? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नीचे स्नो मिलना बंद हो चुका है। तो ये भी बड़ा ही डेंजरस है और काफ़ी जगह पे देखने को मिल रहा है कि ग्लेशियर रिसीड कर रही हैं। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट इसको भी हाईलाइट करती है। तो ऐसा नहीं है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट सिर्फ पूरी दुनिया के लिए एक डेथ अलार्म है, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी सिचुएशंस इमर्ज हो रही हैं जिससे आप लगा सकते हो कि हमारा देश भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को फेस करेगा। तो चलिए सेकंड न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये है 4 रामसर साइट्स अभी डिक्लेयर की हैं। तो 4 रामसर साइट्स पहले हम देख लेते हैं कहाँ डिक्लेयर की है। 2 डिक्लेयर की हैं गुजरात के अंदर और 2 डिक्लेयर की हैं हरियाणा के अंदर। तो 2 साइट्स जो हैं वो गुजरात के अंदर डिक्लेयर की हैं और 2 साइट्स हमारे हरियाणा के अंदर डिक्लेयर की हैं। हरियाणा में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली रामसर साइट है ये।
गुजरात में तो ऑलरेडी 2012 में नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अभी दो के ये पहले एक डिक्लेयर की थी, अब इसके साथ दो और डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो 3 साइट्स जो हैं ये टोटल बन चुकी हैं। तो 3 साइट्स अब गुजरात में बन चुकी हैं और हरियाणा में 2 साइट्स डिक्लेयर की हैं। इससे क्या होगा, क्या हरियाणा में 2 साइट्स और नई साइट्स जो है रामसर डिक्लेयर कर दी गई हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी ये साइट्स हैं। ये सारे मोस्टली वेटलैंड्स हैं। रामसर साइट्स होती ही वेटलैंड्स को वो करने के लिए, तो लेक्स हो गया या इस टाइप की जो है जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है थोल लेक, वो रामसर साइट में आई है। नेक्स्ट है वडोदरा, ये भी गुजरात से आ रही है और ये है वदावन लेक। और नेक्स्ट देखेंगे अगर हम गुड़गांव में बहुत फेमस है सुल्तानपुर लेक, यहाँ पे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है। और इसके अलावा रोहतक में बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है बिंदावस लेक। तो ये 4 साइट्स हैं जिनको नई रामसर लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया। और इससे हुआ क्या है, हमारे देश में 46 रामसर साइट्स अब हो चुके हैं। पहले 42 होते थे, अब 46 हो चुके हैं। और हरियाणा के अंदर तो पहली बारी ये रामसर साइट्स जो है डिक्लेयर की गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब देख लेते हैं ये वेटलैंड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अभी देखिए वेटलैंड्स के बेनिफिट्स बहुत हैं। हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज डिलीवर करता है वेटलैंड हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ की फौना फ्लोरा की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत हैं वेटलैंड्स के। फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है जो वेटलैंड है। स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं ये, तो ग्राउंड वाटर की रिचार्ज में बहुत हेल्प करता है। क्लीनिंग ऑफ द वाटर में बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद कोस्टल इरोजन को रोकने की कोशिश करते हैं ये वेटलैंड्स। फिर जब हमें पानी चाहिए तो हम ग्राउंड वाटर से इसको पुल कर सकते हैं, तो ड्रॉट फाइटिंग के लिए भी वेटलैंड्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वेटलैंड्स बेसिकली एक ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन लैंड एंड द सी। तो ऐसे एरियाज जो ज़मीन और पानी के बीच का एक ट्रांजिशनल एरिया होता है उसको वेटलैंड बोलते हैं। जैसे लेक हो गया उसका एग्जाम्पल, पॉन्ड हो गया उसका एग्जाम्पल, बॉग हो गया, इस टाइप के जो चीज़ें हैं, मैंग्रोव्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी वेटलैंड्स में क्लासीफाई की जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि वेटलैंड्स एक तो सेडिमेंट्स को फिल्टर करता है, पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करता है। इसके अलावा स्पॉन्ज लाइक क्वालिटीज़ क्या करती हैं, जब तो पानी बहुत ज़्यादा होता है तो सोख लेती हैं, और जब पानी कम हो जाता है तो उसको रिलीज़ कर देती हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, सोखना मतलब फ्लड कंट्रोल करना, और जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए उसको रिलीज़ कर देना मतलब ड्रॉट कंट्रोल करना। तो एक वेटलैंड फ्लड और ड्रॉट दोनों कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा बहुत डाइवर्स वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे मिलती है। जैसे आप देखो हमारे सुंदरबंस के अंदर कितनी इंटरेस्टिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वाइट टाइगर, ये सारी जो है वेटलैंड्स के अंदर वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मिलती है। ये वेटलैंड्स बेसिकली इकोटोन होते हैं। क्या होता है? इकोटोन होते हैं। और इकोटोन कौन सा एरिया होता है? वो एरिया होता है जो ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन द लैंड एंड द वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है फ्लड्स को प्रिवेंट करना, एंड फाइनली उस एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूज को इंक्रीज करना, टूरिज्म जैसी चीज़ों को बढ़ाना। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे वेटलैंड के। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आज हमारी दुनिया में और हमारे देश में वेटलैंड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत चीज़ें हैं, जैसे डैम्स हमने बनाए, हमने चैनलाइज ऑफ रिवर बेड्स कर दिया, इन वेटलैंड्स की ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दी। फिर इन वेटलैंड्स में काफ़ी पोल्यूशन, जैसे देखिए प्लास्टिक बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो इमेज के अंदर, तो प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो पहुँच गई। तो ये सारे कुछ एरियाज़ हैं जो वेटलैंड्स को डैमेज कर रहे हैं आज, और हमने इन्वेजिव स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे वेटलैंड्स जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और उनको प्रिजर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रामसर ऐसी साइट्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देता है, और इन साइट्स के अंदर एक वाइज यूज़ का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करता है। वाइज यूज़ का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो वेटलैंड्स जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट कर दिए गए हैं, उनके लिए उन्होंने वाइज यूज़ का टैग भी लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम आ रही है अफगानिस्तान से। ये थोड़ी डिफरेंट न्यूज़ आइटम है, ऑल्दो मुझे पता है कि अफगानिस्तान में इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और वहाँ पे तालिबान जो है वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट को भी उन्होंने पकड़ लिया। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो देश छोड़ के चले गए, और वहाँ पे जो लोग हैं वो बेचारे वहाँ पे फंस चुके हैं, और वहाँ से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब तालिबान का रूल जो है वो क्यों इतना लोग डरते हैं? बिकॉज तालिबान का रूल अगर हम देखें तो काफ़ी रिग्रेसिव है। बैक इन द डेज़ हमने जब उसका एनालिसिस किया था तो विमेन के राइट्स, मॉडर्निज्म, इन सारी चीज़ों के खिलाफ, और एक एमिरेट, इस्लामिक एमिरेट का कॉन्सेप्ट लेके आने की वो कोशिश करते हैं। एक फंडामेंटलिज्म जो शरीयत लॉ है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं।
तो इस वजह से काफ़ी जो है वो उनका जो ह्यूमन राइट की वायलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा तालिबान जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए सब लोग डर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। हमने इंडिया ने भी बहुत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। एक उनका खुद का भी एक इन्वेस्टमेंट है वाटर मैनेजमेंट का, उसका नाम है करेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो लोग डर रहे हैं कि शायद ये भी एक ऐसा सिस्टम है जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तालिबान के आने से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है करेज। मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो सदर्न अफगानिस्तान है वो डेजर्ट है, और नदर्न अफगानिस्तान में आपके पास ग्लेशियर्स हैं, लेकिन अब ग्लेशियर्स बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है वो ना बिकॉज ऑफ द ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नो मेल्टिंग हो रही है, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स भी कम होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अफगानिस्तान में पानी की जो कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही हैं। ऐसे केसेस के अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। करेज इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो पर्शिया में स्टार्ट की गई थी, और अफगानिस्तान में भी इसको लगाया जाता है। होता क्या है, आप देखिए अंडरग्राउंड वाटर है, ये देखिए ये अंडरग्राउंड वाटर है। अब इस अंडरग्राउंड वाटर से एक टनल क्रिएट किया जाता है जिसको कनात चैनल बोला जाता है। ये कनात चैनल जो है वो स्लोप मतलब एक एंगल में बनाया जाएगा, और धीरे धीरे करके उसको क्या करेंगे आप जो हमारी लैंड है इसके साथ आप मीट करवा देंगे। इससे होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है ये चैनल से निकलेगा और फाइनली आपका इस पर्टिकुलर एरिया में आउटलेट की तरह बाहर आ जाएगा, और फिर इसको आप यूज कर सकते हैं टू इरिगेट योर फील्ड्स। तो डेजर्ट्स में ये कई बार यूज किया जाता है, पर्शिया ईरान में काफी यूज किया जाता है। और आप ये कनाल चैनल के लिए आउटलेट्स भी बना देते हो डिफरेंट एरियाज के अंदर, जहां से आप पानी जो है वो निकाल सकते हो। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कैरेज सिस्टम है, और ये वहाँ पे जो है वो लगता है। अब कैरेज सिस्टम की अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये पर्शिया में इसका ओरिजिन हुआ था। स्लोपिंग टनल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक्वाफायर तक जाता है टू ग्राउंड लेवल। एक्वाफायर मतलब जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोर्ड होता है, और वाटर इवेपोरेट नहीं होता है इसमें, और फिल्टर जैसे ही वो बाहर आता है तो फिल्टर हो जाता है अपने आप। और डेफिनेटली द फर्स्ट कैरेज सिस्टम जो था वो इंडिया में भी बिल्ड किया गया, और इंडिया में कहाँ पे, कर्नाटका में बिदर में, और इसको बिल्ड किया था बामनी किंगडम ने। तो बामनी किंगडम के सुल्तान थे अहमद शाह वली, इन्होंने इंडिया के अंदर बिदर के अंदर इसको बिल्ड किया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में कहाँ पे ये सिस्टम जो है वो आया था। तो जैसे आप देख सकते हो इमेज के अंदर, ये इमेज आपको दिख रही है कि उसी पर्टिकुलर करेज सिस्टम की इमेज है। अब अफगानिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि नदर्न और सेंट्रल माउंटेन ग्लेशियर्स अफगानिस्तान जो है वो लूज कर रहा है, यानी कि ये दोनों ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इस वजह से है ना, ये ग्लेशियर्स मेल्ट वाटर देते थे, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, और थ्रू कनेज सिस्टम। और अगर कनेज सिस्टम हैज द पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर इन साउथ एंड साउथ वेस्टर्न रीजन, जो डेजर्ट बनते जा रहे हैं एरियाज। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट न्यूज आइटम पे चलते हैं आज की। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी आपको पता है कि रेड फोर्ट से उन्होंने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए देश को एड्रेस किया था। तो उसमें कुछ उन्होंने स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस की हैं, और एक स्कीम जो उन्होंने अनाउंस की है उसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि हम 100 करोड़ दोबारा से 100 लाख करोड़ दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थ्रस्ट देने के लिए ये प्लान जो है वो लॉन्च किया है। तो पता नहीं अब इसका क्या होगा। जैसे पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च किया था, अब ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है गति शक्ति। तो इन्होंने ये भी बोला है कि 2047 तक 2047 तक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब बाहर से जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो सारी खत्म कर देंगे, और यहाँ पे हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है यूज़ करेंगे। और इसके कंटेक्स्ट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी एक लॉन्च करने का प्लान इंडिया ने किया है। अब आपको मैंने जैसे बताया, गति शक्ति मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो ये कह रहा है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करेंगे। अब पता नहीं होगा क्या इस प्रोजेक्ट का, बट चलो हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर देखो, इसके बड़े एडवांटेजेस हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, और आपको जैसे पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, मतलब एक सेक्टर में नहीं दूसरे सेक्टर्स के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाएंगे, और फाइनली हमारे देश के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको ग्लोबल लेवल के ऊपर इनका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।